गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि हम लोग कॉस थीटा क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले डेफिनेशन में। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी हम लोग गॉस लॉ और उसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है और उसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ क्या होता है, तो ये इट स्टेट दैट कि अगर डेफिनेशन इज इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, है ना। अगर टोटल फ्लक्स जो है, वो टोटल फ्लक्स जो सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, वो किसके बराबर होता है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब आप सिंपल बोल सकते हैं कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, यानी कि q बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के इक्वल होता है। अब एप्सिलॉन नॉट को मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रखा है कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इट मींस सरफेस जो है वो पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, और एनक्लोज सरफेस के अंदर से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब जो टोटल फ्लक्स है, वो टोटल फ्लक्स जो है, ये टोटल फ्लक्स जो है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ किसके बराबर है, चार्ज के बराबर है। यही हमारा क्या बतलाता है, गॉस लॉ बतलाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, अब इसको एक और डेफिनेशन में फॉर्म में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of charge. Electric flux is the product of 1 by epsilon naught times of charge. आप डेफिनेशन बना सकते हो, यानी और आप अगला डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q by epsilon naught। आप जैसा डेफिनेशन बनाना चाहे गॉस लॉ को लेकर आप बना सकते हो। कि बस इतना याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 by epsilon naught times of charge। और आप जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो हम जान गए। ठीक है, तो जैसा कि गॉस लॉ में हमने बस हमें बस इतना जानना था कि फ्लक्स जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें मेन डेरिवेशंस करना है गॉस लॉ का, है ना, कि गॉस लॉ को प्रूफ कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग गॉस लॉ और इसके प्रूफ के बारे में कि कैसे गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला में बताया, फॉर्मूला में क्या बताया कि जो फ्लक्स है यानी कि ई डी ए कॉस थीटा वो हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना। और यही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है, यही हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, अब क्योंकि गॉस लॉ हम प्रूफ कर रहे हैं तो गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। इसके लिए हम क्या करना होगा, एक चार्ज कंसीडर करना होगा। मान लेते हैं ये चार्ज है और इसके अराउंड क्या बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना। ये चार्ज के अराउंड हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, जो चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी उसके अराउंड जो फील्ड बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एरिया कितना हो गया, ए हो गया, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, ये छोटा सा। ठीक है, स्मॉल एरिया में क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका स्मॉल एरिया में कंसीडर कर रहा हूँ, ये छोटा सा एरिया जिसको मैं क्या ले रहा हूँ, डी ए ले रहा हूँ। पूरा एरिया ए है, ठीक है, ये पूरा एरिया कितना है, ए है, स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बता रखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, ऊपर भी आउटवर्ड और इधर भी हमारा क्या निकलेगा, आउटवर्ड निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए हमारा आउटवर्ड हो गया। ठीक है, अब एरिया वेक्टर मैंने आपको बता रखा था, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको फ्लक्स वाले टॉपिक में बता रखा है कि जैसे जो भी फ्लक्स एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा, जब मान लीजिए सरफेस हमारा इस तरह से, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमारा इस तरह से होगा। और एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। देखिए तो मैंने क्या लिया, स्मॉल सरफेस लिया है, स्मॉल सरफेस में एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, एन कैप हमारा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होने पे थीटा हम क्या लेते हैं, मैंने आपको बता रखा, थीटा हम लोग क्या लेते हैं,
0 डिग्री लेते हैं, ये मैंने आपको बता रखा था, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा में हमको पता है, मिल गया तरीके से कि थीटा हमारा कितना है 0, और कॉस 0 का वैल्यू हम जानते हैं कि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारा 1 होता है। तो अगर कॉस 0 का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो मेरा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बाहर करेंगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, केवल डी आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, कभी भी छोटे एरिया को आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया ए आएगा हमारा। तो टोटल एरिया अगर आप ए पुट करते हैं तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रेट करेंगे डीए को तो हमारा क्या हो जाएगा ए, है ना। अब ये जो एरिया है वो क्या है, पूरे ये स्फेयर का एरिया है। ये जो एरिया है वो क्या है, स्फेयर का एरिया, क्योंकि ये जो बन रहा है क्लोज सरफेस वो क्या बन रहा है, ये स्फेयर हमको दिख रहा है ना। और स्फेयर का एरिया हम जानते हैं, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको बात पता होना चाहिए, है ना। क्लास 9 10th में भी आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा। तो एरिया ऑफ स्फेयर हमारा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको पुट करें तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और के का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। जैसे ही आप फिजिक्स बाय जय सर सर्च कीजिएगा उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको 1 बाय 1 पूरा टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे क्लास 12 का टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट करूं आपका, है ना। तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर आप आराम से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया हमारा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कीजिए यहां पर। तो phi इज इक्वल टू, ई की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर हमारा कटा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा किसके इक्वल आ गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम के। और यही तो हमको प्रूफ करना था, है कि जो फ्लक्स होता है वो q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है, मतलब q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। वही हमको प्रूफ करना था गॉस लॉ में। और गॉस लॉ में वही हमारा दिया भी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q, नहीं तो आप इसको q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने गॉस लॉ और उसके प्रूफ के बारे में देखा। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट करके ही गॉस लॉ और उसके प्रूफ के बारे में जानने के लिए आइएगा, है ना। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचा है वो हमारा बचा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए कि अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज जो बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए 2027 के लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है।